नमस्कार जी। कहानियां यादों की में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है और समय है धारावाहिक को आगे बढ़ाने का। फर्ज भाग 8। आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, पिछले सब भागों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस कहानी में अब तक जो भी पात्र आए हैं उन सब के बारे में भी आपको लिंक में पता पड़ जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखिए। और भी यदि कुछ भी परेशानी आ रही हो तो कृपया मुझे कमेंट्स द्वारा सूचित करें और ये ज़रूर बताइए आपको धारावाहिक कैसा लग रहा है। तो हमने पिछले धारावाहिक में सुना था कि मालती जी की मम्मी, जो कि मालती जी को तो गोद ले लिया गया था, तो ताई जी ही उनकी मम्मी थी और उनकी भी मृत्यु अस्पताल में हो चुकी थी। और अब उस घर में चाची जी यानी कि मालती जी की सच्ची मम्मी और उनके भाई बहन, वो सब उस घर में आकर के उनकी मम्मी की मृत्यु होने के बाद में पूरा का पूरा अपना ही राज चला रहे थे। उनके भाई बहन बिट्टू और गुड़िया, उन पर भी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। तो अब प्रस्तुत है आगे की कहानी। रुचि ने रेवती को बताया कि मम्मी को बिट्टू और गुड़िया पर भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भी जो मर्जी कर रहे थे और अपना घर ही समझ रहे थे। फिर उन्होंने रेवती को बताया कि वो तो केवल पड़ोस में रहने वाली सरकारी मकान की आंटियों को ही ज़्यादा जानती थी। उन्हें थोड़ी ना पता था इस घर में कौन से उनके रिश्तेदार हैं। जब तक कि मम्मी रही तब तक तो ऐसे कोई रिश्तेदार आते भी नहीं थे, पर अब वो घर पूरा भरा हुआ था अनजान लोगों से। उसकी मम्मी के मायके में उनका बहुत ज़्यादा आना जाना था ही नहीं, क्योंकि उनके माता पिता तो थे नहीं, सिर्फ एक भाई था। वह भी विदेश में ही विवाह करके सेटल हो गया था। जी हाँ, मालती जी की मम्मी, जो कि ताई जी ने जिन्होंने गोद लिया था, यह उनके बारे में बात हो रही है। उनके कोई माता पिता भी नहीं थे, एक ही भाई था, वो भी विदेश में ही सेटल हो गया था। तो वही रुचि बता रही थी कि उनकी मम्मी की, मालती जी की मम्मी की मृत्यु वाले दिन भी उन्होंने उनकी दूर की मौसी के द्वारा कुछ कपड़ों को उनके मायके से भिजवा दिया था और यही मान लिया गया था कि यह सब सामान उनकी नानी के मायके से आया हुआ माना जाए, क्योंकि रस्म के मुताबिक यह तो एक विडंबना ही है, परंतु रस्म को तो हम नहीं जुटला सकते। एक नारी की मृत्यु के उपरांत भी समाज उम्मीद करता है कि वह जोड़ा जो कि उन्होंने अंतिम समय पर पहनना है वो मायके से ही आए। भले ही वो अपना जीवन ससुराल में बिताए, परंतु अब इन रिवाजों को मालती जी थोड़े ही ना बदल सकती थी, ना ही उनके बस की थी। तो थोड़ा बहुत सामान जो उनकी मौसी के हाथ में जो भिजवाए थे उसी को, और वो भी दूर के रिश्ते की मौसी थी, उनका अपना कोई था नहीं। एक भाई था, वो विदेश में ही रहता था, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो रस्म के मुताबिक उसी को ही उनके मायके से आया हुआ सामान मान लिया जाए। तो मालती जी को चाचा पर बहुत गुस्सा आता था। उस दिन तो उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगा जब उनके पापा भी चाचा के मम्मी के घर वालों को कुछ भी कहने पर चुप करके बैठे थे। उनके वो लोग भी आए, उनके घर से भी आए, और वो सब बैठे बैठे मम्मी की बुराइयां कर रहे थे कि उनके मायके में से ऐसा कुछ नहीं आया, मालती जी के घर से ये सब बुराइयां करते हुए मालती जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो गुस्से में उन्होंने
वो चाची चाचा और सारे लोग मिलकर जब बुराइयां कर रहे थे तो वो गुस्से में गई और उन्होंने उस चाची को बोला, हमारी मम्मी को तो किसी से कुछ भी चाहिए नहीं था और वो तो चाची आपको भी घर में घुसने नहीं देती थी, और अब तुम यहाँ आकर के एक तो रह भी रही हो और कुछ भी बोल रही हो। बस उन्होंने इतना बोला तो यह आवाज ताऊजी तक यानी कि उनके पिता तक पहुंच गई थी। उन्होंने पास आए और उन्होंने मालती जी को ही चुप रहने के लिए कहा और साथ में ये भी कहा, इनसे माफी मांगो। रुचि ने बताया कि मम्मी ये बताते हुए बहुत रोई थी कि उस दिन तो उन्हें इतना रोना आया जो कि अभी भी सोच के आ जाता है। हालांकि उनकी चाची ने उनके पापा को कहा, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, अभी इसे पता नहीं ये क्या बोल रही है, और उन्होंने मालती जी को मनाने की कोशिश भी करी। लेकिन इन हरकतों के बाद तो मम्मी को चाची से और भी ज़्यादा नफरत हो गई थी। उस दिन मम्मी को एहसास हुआ कि ब्राह्मण भोज के समय जिस तरह से मम्मी के मायके से कुछ कुछ लेने की इच्छा चल रही थी, और मालती जी तो जानती थी कि मम्मी के मायके में कोई भी नहीं है, उनके भाई तो कनाडा में जाकर बस गए, बस राखी वाले दिन ही मम्मी को छोटा सा धागा रखकर उस एड्रेस पर भेजते हुए देखा था, और उसके बाद मामा जी की एक चिट्ठी आ जाती थी और एक बार नए साल की शुभकामनाओं के लिए एक कार्ड आता था। इसके अतिरिक्त शायद ही उन लोगों के बीच में कोई वार्तालाप होता हो। हाँ, बहुत साल पहले एक बार जब मामा जी आए थे तो वो मम्मी के लिए और सबके लिए बहुत सारा सामान लाए थे। बस मम्मी के लिए उनके नानिहाल की केवल इतनी ही यादें थी। अब उनकी 13वीं यानी कि ब्राह्मण भोज के समय उनके मायके से क्या सामान आता है, यह जानते हुए भी कि उनके मायके में कोई नहीं है, परंतु फिर भी चाची बुआ सब मिलके उनके बारे में ही बात करे जा रही थी। अब क्योंकि पापा ने चुप करने के लिए कह दिया था, इसलिए मालती जी चुप थी, क्योंकि उन्होंने उसे समझा दिया था, बेटा देख, मैं भी तो चुप हूं ना, जैसे मैं चुप हूं वैसे ही तुम भी चुप रहना, हम दोनों मिलकर कुछ समय बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बस ये सुनकर के तो मम्मी चुप हो गई थी, लेकिन वह किसी की कोई बात भूली नहीं थी। किसी भी पलों में जब वह बहुत दुखी होती थी तब वो अपनी ये सारी बातें रुचि को बतलाती ही रहती थी। अपने सारे दुख, अपने सारे सुख उन्होंने रुचि के साथ ही तो शेयर करा था। रुचि रेवती को अपनी मम्मी के बारे में बता ही रही थी कि तभी अस्पताल में ये सारी बातें रेवती को रुचि अस्पताल में ही तो बतला रही थी कि तभी एक डॉक्टर कमरे में आया। मालती जी ने आंखें खोली थी और नर्स मालती जी को इंजेक्शन लगाने के लिए आई थी। जब उनके हाथ में नर्स ढूंढते हुए इंजेक्शन लगाया तो रुचि ही नहीं, रेवती की आंखों से भी आंसू निकल गए, क्योंकि उस इंजेक्शन से उन्हें बेहोशी में भी, हालांकि वो तो निद्रा में ही थी, पर उनका दर्द उनके चेहरे पर स्पष्ट था, यानी कि उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। अचानक रुचि ने देखा, अरे काफ़ी समय हो गया है। उसने रेवती को कहा, मैं इनके बारे में तुझे बाद में बतलाऊंगी, अभी काफ़ी समय हो गया है। दीदी अभी आप अपने घर चली जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। कहते हुए रेवती की आंखें भी पनीली ही हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गई। मालती जी को तो ग्लूकोज के माध्यम से ही खाने के लिए कुछ दिया जा रहा था, लेकिन आज शायद नर्स थोड़ा सा सूप भी लेकर आई थी। चलो, इसका मतलब मम्मी अब ठीक होने की कगार पर हैं, तभी तो आज वो जो सूप भी पी पाएंगी। ऐसा सोचकर के रुचि को थोड़ी सी शांति महसूस हुई और उसी शांति के साथ उसकी इच्छा हुई कि एक कप चाय भी पी ली जाए। तो मम्मी के लिए जो सूप लेकर आया था उसी को ही उन्होंने कहा कि
चाय भी ले आना। और फिर वो चाय का इंतज़ार करने लगी और मम्मी के पास ही बैठी रही। आज उसे लग रहा था कि मम्मी आँख खोलकर उसे देख पा रही हैं। रुचि ने धीरे से मम्मी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर एकदम छोड़ दिया। बार बार ग्लूकोज की बोतल और सुइयां लगने के कारण उसकी मम्मी के हाथ में छोटी छोटी सी हर जगह टेप लगी हुई थी और रुचि को लग रहा था हाय कहीं उनके छूने से मम्मी को दर्द तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ख्याल आते ही उसने अपने हाथ को दूर करके मम्मी के गालों को छूना चाहा, पर मम्मी ने फिर आंखें बंद कर ली थी। शायद क्या, मालती जी को नींद का इंजेक्शन तो दिया ही जा रहा था, परंतु रुचि का मन हो रहा था वह मम्मी से फिर ढेर सारी बातें करे। अंधेरा भी घिरने को था। तभी दरवाजे पर कोई आहट हुई। उसने दरवाजे की ओर नजर डालते हुए सोचा शायद चाय वाला आ गया होगा, लेकिन दरवाजा खुलने पर उसने देखा कि उसके पापा चंदन के साथ आए हैं। नीरू आंटी तो कह रही थी कि हमारी शाम की फ्लाइट है, फिर पापा यहाँ कैसे? नीरू आंटी ने तो यही कहा था ना। रुचि ने प्रश्न सूचक दृष्टि से पापा की ओर देखा। अब पापा अकेले आए थे, नीरू आंटी के साथ नहीं। तो अब वो चाहकर भी पापा के ऊपर में गुस्सा नहीं कर पा रही थी। हालांकि रुचि का मन तो हो रहा था कि वह पहले के जैसे ही जब पापा उससे मिलते थे और वो पापा से महंगी चीज मांगती थी। हालांकि मम्मी को तलाक के बाद रुचि का पापा से मिलना पसंद नहीं आता था, पर वो फिर भी रुचि से कहती तो कुछ नहीं थी। और रुचि ही कौन सा कोई हर बात मम्मी को बताती थी कि उसने पापा से महंगे वाले जूते मांगे हैं या शटलकॉक या स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप। वो तो मम्मी को यही कहती थी कि पापा उसे जबरदस्ती दिलवाते हैं। आज भी उसकी इच्छा हुई कि इस अकेलेपन को दूर कर लूं, पापा के गले लगकर कहूं पापा, पर तभी पापा ने चुप्पी तोड़ी और बोले तूने खाना खा लिया? खा लूंगी। रुचि ने सपाट सा चेहरा बनाया और भावना शून्य होकर जवाब दिया। चंदन शायद पापा को छोड़कर के कमरा दिखाने आया था, कहीं चला गया था बाहर कोई, क्योंकि पापा अकेले ही खड़े हुए थे। पापा आपकी तो शाम की फ्लाइट थी, नीरू आंटी कह रही थी। रुचि ने पूछा। उन्होंने बोला नहीं, शाम की नहीं थी, रात की है। तुझे कुछ चाहिए क्या? मन में आया कह दे कि पापा मुझे बहुत कुछ चाहिए, पर तुम दे सकते हो क्या? उसने निनामे सिर हिलाया। पापा ने फिर कहा चंदन तो तुम्हारे पास आता जाता रहेगा, कोई भी चीज की जरूरत हो तो भैया चंदन को बोल देना बस। भैया सुना तो रुचि के चेहरे पर गुस्सा स्पष्ट हो आया और बोला। उसने इधर उधर देखा, चंदन तो तब नहीं था। उसने फिर थोड़े से गुस्से में बोला मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही चंदन मेरा कोई काम करके मुझ पर एहसान करेगा। मेरे ही कारण चंदन आज बेंगलुरु में है। जब दिल्ली में उसकी नौकरी भी छूट गई थी और उसके पास कोई काम नहीं था, यहाँ तक कि उसकी इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं हुई थी। बहुत से पेपर जिसमें कि वो रीअपियर हुआ था उसका रिजल्ट बाकी था। उस समय अवसादग्रस्त चंदन को मैंने ही बेंगलोर में नौकरी दिलवाई थी। अपना बेटा भले ही बोल लो, पर मेरा भाई कहकर इसको मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। और क्या, ऐसा रुचि के मन में आया, परंतु उसने मुंह से तो कुछ भी नहीं बोला। ये सारे भाव
भाव बनकर ही उसके चेहरे पर आते जाते रहे। पापा के शब्दों में और नरमी आ गई थी। शायद उन्हें अपने शब्दों पर कुछ ख्याल भी आ गया था कि अगर रुचि चंदन को कहेगी तो रुचि ने चंदन के लिए करा भी बहुत है। वो उनका बेटा नहीं, वो अपने ही व्यवहार के कारण चंदन से कुछ भी कहने का हक रखती है। खैर, पापा के शब्दों में बहुत नरमी आ गई थी। उन्होंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही रुचि से आग्रह किया, तूने बेटा कुछ खाया नहीं होगा, आजा नीचे कैंटीन में चलते हैं और हम कुछ खा लेंगे। चंदन बाहर ही है, मैं उसको बोल देता हूँ, वो इतने मम्मी के पास बैठा रहेगा। मालूम नहीं पापा के आग्रह में ऐसा क्या था, या शायद रुचि को अपने इतने गुस्से वाले विचार पर कुछ शर्मिंदा आई हो। उसने कहा, ठीक है। अब के रुचि मना नहीं कर पाई। वैसे भूख तो शायद उसे भी लग ही रही थी। बिना बात बढ़ाए वह पापा के साथ खाने के लिए कैंटीन चली गई। नीरू आंटी के बिना पापा अब उसे अपने पापा के जैसे ही लग रहे थे। हालांकि मम्मी ने उसको बहुत बार समझाया है कि पापा की बातों में ना आना, ये हमारे नहीं रहे, यह सिर्फ अपने उन बच्चों और बिजनेस के बारे में ही सोचते हैं। वैसे ऐसा कहकर उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं बताया था। चंदन के लिए जब पापा ने उससे सिफारिश की थी तब उनके लहजे में कितना दर्द और कितनी बेबसी थी। जब उन्होंने अपना काम बढ़ाया और रुचि से अपने व्यवहार के लिए और अपने व्यापार के लिए पैसे मांगे थे, तब तो उन्होंने मम्मी को बतलाया भी नहीं था। जी हाँ, पापा ने एक बार रुचि को कहा था कि व्यापार के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है और रुचि ने दिए भी थे। लेकिन जब मम्मी को पता पड़ा तो मम्मी ने रुचि को बहुत डांटा था और कितना समझाया था। अचानक से उसे माँ की वही डांट और वही बातें याद आई तो पापा पर जो प्यार उमड़ कर आ रहा था वो भी उड़न छू ही हो गया। चलिए अब अगले भाग में बताएंगे कि उसके आगे क्या हुआ। आपको अगर यह धारावाहिक अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें, और कोई भी ख्याल या विचार या कि मैं और किस तरीके से इसे अच्छा बता सकती हूँ, कोई सुझाव अगर आपके पास में है तो कृपया वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद जी।